Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about right to protest. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया, चलो संसद मार्च, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो कल यानी कि 20 जुलाई को मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू हुआ और संसद के बाहर फिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स जो अभी तक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक जैसे लोग, लीडर्स। तो उन्होंने अब 20 जुलाई को चलो संसद मार्च लॉन्च किया। ये प्रोटेस्ट मेनली जो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स कर रहे हैं वो शुरू हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स cockroach word used by Chief Justice of India for the youngsters of the country. Of course, he said that he used in a particular context and he did not mean that youngsters are cockroach. लेकिन वहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट आया। इट्स नॉट ए फॉर्मल पार्टी, ये सब तो आप जानते ही हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर जो पेपर लीक्स को लेकर के यंगस्टर्स का गुस्सा फूटा, स्पेशली नीट पेपर को लेकर के, उसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा इस पार्टी को लेकर के। धीरे धीरे पेपर लीक के बाद रेजिग्नेशन का डिमांड ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर तेज हुआ। अब ओवरऑल ये जो प्रोटेस्ट है जिसके अंदर ज़्यादातर यंगस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का मुख्य मकसद है ओवरऑल गवर्नेंस को बेहतर बनाना, जॉब्स और एजुकेशन के सिचुएशन को बेहतर बनाना फॉर द यंगस्टर्स। तो इस कारण से प्रोटेस्ट चल रहा है। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च शुरू किया इन्होंने, संसद के घेराव करने का इन्होंने फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स रिलीज किए, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स रिलीज किए बेसिकली अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। बेसिकली बीएनएसएस लाया गया है इन प्लेस ऑफ सीआरपीसी। तो पहले सीआरपीसी में सेक्शन 144 हुआ करता था जिसके अंतर्गत एक जगह पे कई ज़्यादातर लोगों के जो जमाव है उसको प्रोहिबिट किया जा सकता था, मॉब के कांग्रेगेशन को, असेंबली को प्रोहिबिट किया जा सकता था। उसी सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी की जगह पे अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में सेक्शन 163 है, जिसका इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस ने ये जो प्लानिंग कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स कि वो चलो संसद मार्च करेंगे, उसको दिल्ली पुलिस ने प्रोहिबिट कर दिया। दिल्ली पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया दैट इट इज अनऑथोराइज्ड यूजिंग सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। इसके बावजूद भी प्रोटेस्टर्स ने मार्च किया, 20 जुलाई की सुबह को संसद घेराव करने की कोशिश की और फिर पुलिस ने थोड़ा हाई हैंडेड अप्रोच अपनाते हुए बैरिकेड्स लगाए, टियर गैस का इस्तेमाल किया और डंडे बरसाए, बैटन चार्जेस, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। तो अब इस डेवलपमेंट के बाद जहाँ पे संसद के घेराव करने की कोशिश हुई, पुलिस ने थोड़ा हाई हैंडेड अप्रोच अपनाया। उसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि लोगों का अधिकार है टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अंडर आर्टिकल 19(1). कुछ काउंटर कर रहे हैं कि नहीं, these rights are not absolute, there are certain reasonable restrictions as well mentioned in article 19(2) and 19(3) and that is why दिल्ली पुलिस ने जो एक्शंस लिए अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, दैट इज जस्टिफाइड। तो अब ये बहस छिड़ गई है। इसमें जो कोर डिबेट है वो है अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट, कि क्या लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है तो वो अधिकार किस हद तक है, उस पर कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ये सारा मामला जो है वो अब डिस्कस हो रहा है। तो थोड़ा चर्चा करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट मतलब दोज राइट्स दैट मस्ट बी अवेल टू एवरी ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है
ये पहली बार ले डाउन किया गया यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे थ्रू अ डॉक्यूमेंट जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस वाज adopted in 1948, a principal document adopted by the UN for recognition of human rights। अब ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो 1948 में यूएन प्लेटफॉर्म पे अडॉप्ट किया गया, इसमें मोरल स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं कि इंसान को फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। सो सिंस दिस यूडीएचआर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1948 इज नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव, दैट इज वाई इट इज नॉन बाइंडिंग। कैसे हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में मोटी मोटी बातें की गई हैं कि देयर शुड बी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बट इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक या ऑब्जेक्टिव, दैट इज वाई इट हैज नॉट बीन मेड जस्टिसिएबल। उसी तरीके से यूडीएचआर जो है वो उतना ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉन बाइंडिंग। बट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में अडॉप्ट किया गया, इसके साथ दो अपेंडिक्स बाद में ऐड किए गए, दो फर्दर डॉक्यूमेंट्स ऐड किए गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ। पहला है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 1966 में ऐड किया गया इसको। इट फोकसेज ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दैट मस्ट बी अवेल टू ऑल ह्यूमंस अक्रॉस द वर्ल्ड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसको भी अडॉप्ट किया गया था 1966 में। इसके साथ ही अब तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए जो ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में अडॉप्ट किया गया और इसके साथ दो अपेंडिक्स ICCPR एंड ICESCR, दोनों 1966 में अडॉप्ट किए गए। टुगेदर दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये तीन डॉक्यूमेंट जो है ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट किए गए हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, और जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं उनसे उम्मीद रहती है कि वो इन राइट्स को अपने अपने देशों में अवेलेबल कराएंगे टू इट्स सिटीजन्स। से भारत भी यूएन का मेंबर है। एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू ICCPR एंड ICESCR। तो इस कारण से भारत सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इन अधिकारों को अपने सिटीजन्स को अवेल कराएं। दीज टू covenants ICCPR and ICESCR, these are objective and specific, like part 3 fundamental right and DPSP part 4, these are objective and specific, that is why these are binding in nature। अब वहीं ICCPR की हम बात करें, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करें, तो इसके अंदर आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, कि लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये संयोग की बात है कि ICCPR में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19, और हमारा जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी आर्टिकल 19(1)(a) कहता है दैट देयर इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ICCPR जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, यूएन प्लेटफॉर्म पे इसको अडॉप्ट किया गया है। इसमें आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, आर्टिकल 21 कहता है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली की बात। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि राइट टू प्रोटेस्ट वर्ड इज ए ह्यूमन राइट, ऐसा डायरेक्टली इन तीनों में से किसी डॉक्यूमेंट में सीधा सीधा लिखा नहीं है। बट ICCPR के अंदर आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 जो राइट ऑफ पीसफुल असेंबली की बात करता है, इन दोनों आर्टिकल्स को हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि ICCPR रिकॉग्नाइजेस राइट टू प्रोटेस्ट एज अ ह्यूमन राइट। तो ये तीन डॉक्यूमेंट हैं ह्यूमन राइट के लिए, उसमें से इस डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, एंड आर्टिकल 21 राइट टू पीसफुल असेंबली, जो इनडायरेक्टली हमें इंडिकेट करता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल, it's a human right. Though the word right to protest is not explicitly used, yet it is being linked with Article 19 and 21 of ICCPR. And since India is party to both International Covenant on Civil and Political Rights and this ICESCR, अब since भारत इसका मेंबर है, इसका सिग्नेटरी है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में इन राइट्स को अवेलेबल कराए। तो अभी तक हमने बस इतना देखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको प्रोटेस्ट करने से रोका, थोड़े डंडे बरसाए,
अब चर्चा शुरू हो गई कि राइट टू प्रोटेस्ट तो एक ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो राइट टू प्रोटेस्ट ह्यूमन राइट्स है, उसको लेकर के हमने यहाँ पे चर्चा की। सबसे पहले हमने समझा ह्यूमन राइट्स को लेकर के 3 डॉक्यूमेंट, उसमें से आईसीसीपीआर, उसके 2 आर्टिकल्स के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट एंड इंडिया इज पार्टी टू दिस डॉक्यूमेंट। अब देखिए, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आईसीसीपीआर एंड आईसीईएससीआर, ये दोनों बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और भारत इनका सिग्नेटरी है। इनकी मदद से कई सारे ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल, एजुकेशनल, सोशल राइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब इन अधिकारों को भारत के अंदर अवेलेबल कराया गया है टू द सिटीजन्स थ्रू 3 डिफरेंट रूट्स। तो ये जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, उसके अंदर ये जो 2 मुख्य बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन आवर कंट्री, या फॉर दैट मैटर हर देश में ऐसा ही व्यवस्था है जैसा भारत में है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो इन डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेटरी हैं, फिर उन्होंने इस लाइन में अपने देश के अंदर कानून बनाए हैं और उसके थ्रू इन राइट्स को अपने अपने सिटीजन्स को अवेलेबल कराया है एज पर देयर लोकल रिक्वायरमेंट। तो भारत के अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं मेंशन इन दिस 3 डॉक्यूमेंट्स, जिसका भारत भी सिग्नेटरी है, उनको अवेलेबल कराया गया है इन फॉर्म ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 डीपीएसपी। ध्यान से देखें तो डीपीएसपी भी एक तरीके से अधिकारों की ही बात करता है, बाय पुटिंग सम डायरेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट, सिटीजन्स के कुछ अधिकारों की बात करता है। बट डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल एंड फंडामेंटल राइट इज ऑफ कोर्स जस्टिसिएबल। तो ये जो ह्यूमन राइट्स भारत के अंदर अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या सम लेजिस्लेटिव या स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मेनका केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते वक्त वी विल बी रिजॉर्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब फोकस रहेगा ऑन ensuring दैट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड इन मोर ह्यूमेन मैनर। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन करते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इंश्योर करा दिया कि आर्टिकल 21 का एम्बिट काफी वाइड होगा और उसके थ्रू कई सारे ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया भी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट एंड ऑल। तो सीधे सीधे ये इंटरनेशनल लॉज हमारे देश के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं है। इनको भारत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है थ्रू 3 रूट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मेथड। जुडिशियरी भी कभी कभार कुछ फैसला सुनाते वक्त इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आईसीसीपीआर वगैरह को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले सुनाएगी। तो इन 3 तरीकों से ह्यूमन राइट्स को अवेलेबल कराया गया है। अब अगर हम राइट टू प्रोटेस्ट की खासकर बात करें, तो उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19(1)(a) से, विच गिव्स अस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 19(1)(b) से, विच गिव्स अस राइट टू असेंबल पीसफुली। वहीं आईसीसीपीआर में आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता था, आर्टिकल 21 राइट टू पीसफुल असेंबली की बात करता था। हमारे संविधान में 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, 19(1)(b) राइट टू पीसफुल असेंबली की बात करता है। बट आपने तो संविधान पढ़ा है, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर अवेलेबल विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, इट हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 19(2), जैसे कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, इन सब तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब ये सब एरियाज अगर वॉलेट हो रहे हैं तो उस केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सिमिलरली आर्टिकल 19(1)(b) राइट टू पीसफुल असेंबली के जहां तक बात है, उसके ऊपर कब कर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वो मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 19(3) में। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या पब्लिक ऑर्डर ईटीसी के केस में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो इसी कारण से पहले जो सीआरपीसी 144 था और अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 163 है, ये जस्टिफाइबल हैं एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19(3). राइट टू असेंबली कैन बी रिस्ट्रिक्टेड
in order to ensure public order and sovereignty and integrity of India. तो घुमा फिरा करके बात ये सामने आ रही है कि राइट टू प्रोटेस्ट एक ह्यूमन राइट भी है। उसको भारत में इन्फोर्सिबिलिटी देने के लिए हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी है 19(1)(a), 19(1)(b), लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएंगे? एग्जीक्यूटिव्स। अब वो रिस्ट्रिक्शन कितना रीजनेबल है वो कौन तय करेगी? जुडिशरी। तो रिस्ट्रिक्शंस एग्जीक्यूटिव्स लगा सकते हैं पुलिस के थ्रू एंड ऑल, प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का 2 महत्वपूर्ण जजमेंट है। साल 2020 में शाहीन बाग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेमोन्स्ट्रेशंस शुड टेक प्लेस ओनली एट डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। ये नहीं कि जहां मन हुआ रोड ब्लॉक करके बैठ गए। उस केस में माना जाएगा कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज कर रहे हैं और आपके इस तरीके को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पे ही प्रोटेस्ट करें एंड प्रोटेस्ट कैन बी restricted by the authorities using provisions like earlier section 144 of IPC and now section 163 of BNSS। तो शाहीन बाग जजमेंट का हवाला देकर के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस ने अभी डिस्पर्स किया है कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स को और उनके ऊपर BNSS सेक्शन 163 लगाया है और उनके इस चलो संसद मार्च को चलो संसद मार्च को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, ये जस्टिफाइबल है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स शाहीन बाग जजमेंट को रिलाई करते हुए कह रहे हैं कि पुलिस का एक्शन इज जस्टिफाइबल, लेकिन वहीं जब हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखते हैं इन अनुराधा भसीन जजमेंट अगेन गिवन इन 2020, तो सुप्रीम कोर्ट सेज कि रेस्ट्रिक्शंस बाय अथॉरिटीज मस्ट सेटिस्फाई नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। मतलब जब उनको लगे कि प्रोटेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर, तभी वो रिस्ट्रिक्ट करें और उतना ही रिस्ट्रिक्ट करें, उतने ही प्रोपोर्शन में रिस्ट्रिक्ट करें जितना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये नहीं कि 5 लोग बेचारे थोड़े से कुछ प्लेकार्ड वगैरह दिखा करके कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि पेपर लीक्स नहीं होने चाहिए, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाना चाहिए, और उन 5 लोगों को डंडे से पीट पीट करके भगा दिया जाए, लहूलुहान कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, तो फिर उस केस में प्रोपोर्शनलिटी का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट होगा। तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो अनुराधा भसीन जजमेंट के बेसिस पे कह रहे हैं कि रिसेंटली जो दिल्ली पुलिस ने किया कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उनको फोर्सफुली डिस्पर्स किया और इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की बाय इम्पोजिंग BNSS सेक्शन 163, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय द दिल्ली पुलिस। तो एग्जीक्यूटिव्स के पास रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। अब रीजनेबलनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और वहां से फिर उनको परमिशन लेना होगा कि हम इस तरीके का मार्च करना चाहते हैं संसद के अराउंड, और दिल्ली पुलिस हमें परमिशन नहीं दे रही। तो हमें लगता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो अनरीजनेबल है, आप दिल्ली पुलिस को आदेश दें कि हमें इस तरीके का प्रोटेस्ट करने दें, और वो फिर जुडिशरी तय करेगी कि इनका जो डिमांड है वो रीजनेबल है या नहीं। तो आई होप आपको तमाम बातें समझ आई। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि राइट टू प्रोटेस्ट derives legitimacy from both constitutional guarantees and international human right principles। तो आपको राइट टू प्रोटेस्ट बताना है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी का ये एसेंशियल हिस्सा है, लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रिंसिपल में ICCPR का हिस्सा है, वहां पे आर्टिकल 19 और 21 का आप जिक्र कर सकते हैं। भारत उसका सिग्नेटरी है, तो भारत में इनको इन्फोर्स करने के लिए हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में 19(1)(a) और 19(1)(b) है। लेकिन ये दोनों अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने
कि जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है, लेकिन कभी कभार एग्जीक्यूटिव जो है वो अनरीजनेबल तरीके से जब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो फिर जुडिशियरी हैज टू स्टेप इन। तो आपको कहना है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, but it must be practiced in a manner that it balances individual liberty with public order. Next topic is about India joins WTO agreement on fisheries subsidy. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए WTO एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, इसको लेकर के अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे अगर, तो हमें समझ आएगा कि देखिए जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, सोशलिस्ट ब्लॉक एंड लिबरल ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर एंड लिबरल ब्लॉक लेड बाय यूएस एंड इट्स अलाइज। ये असल में दो इकोनॉमिक मॉडल्स के को लेकर के डिस्प्यूट था, ये एक पावर स्ट्रगल था टू शो कि किसका इकोनॉमिक मॉडल ज्यादा अच्छा है। लिबरल मॉडल का जो एसेंस है वो ले डाउन किया था एडम स्मिथ ने, सोशलिस्ट मॉडल का एसेंस ले डाउन किया था कार्ल मार्क्स ने। तो ये तो हम लोग इकोनॉमी की क्लास में देखते ही हैं। 1991 तक धीरे धीरे यूएसएसआर काफी कमजोर हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट भी हो गया। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाज सीन एज विक्ट्री ऑफ मार्केट मॉडल, लिबरल मॉडल या एडम स्मिथ्स मॉडल, एंड डिफीट ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। धीरे धीरे कंसेंसस से बनने लगी दुनिया के तमाम देशों के अंदर कि मार्केट मॉडल इज बेटर, और इस कारण से दुनिया के तमाम देश धीरे धीरे, जो सोशलिस्ट देश थे यूएसएसआर के अंदर, उन्होंने भी मार्केट मॉडल को अडॉप्ट करना शुरू किया। और भारत जैसे कई सारे देश जो कोल्ड वॉर के टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहे थे, किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं थे, उन्होंने भी अपने अपने इकोनॉमी में थोड़े थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने शुरू किए। तो आपको पता है कि 1991 में भारत की इकोनॉमी में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए, एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया 1991 में। तो कहीं ना कहीं ये जो दो इवेंट्स हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड कि मार्केट मॉडल इज बेटर, एंड इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स एलपीजी रिफॉर्म्स, दीज आर इंटीग्रेटेड। एक और बात है कि ऑफ कोर्स इंडिया वाज फेसिंग बीओपी क्राइसिस, एंड इंडिया को हेल्प करने के लिए आईएमएफ ने कंडीशन रखा कि इंडिया मस्ट ब्रिंग सम स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इट्स इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन लाना होगा अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो एक तरफ से हम इंटरनल क्राइसिस फेस कर रहे थे और आईएमएफ हमसे उम्मीद कर रहा था कि हम अपनी इकोनॉमी में चेंजेस लाएंगे तभी वो हमारा बेल आउट करेगा। वो तो था ही, साथ ही साथ यूएसएसआर जो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो भारत की इकोनॉमी जो तब तक हेविली सोशलिस्ट अप्रोच पे चल रही थी, वैसे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी टू डिफाइन इंडियन इकोनॉमी राइट सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट फीचर ज़्यादा थे, कई सारी सरकारी कंपनियां तब तक चल रही थी। लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड इंडियाज बीओपी क्राइसिस, आईएमएफ कंडीशन टू रीस्ट्रक्चर इकोनॉमी, ऑल लीड टू इंडियाज एलपीजी रिफॉर्म इन 1991। और भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में एक कंसेंसस सा बनने लगा कि मार्केट मॉडल या लिबरल अप्रोच इज बेटर। इसी कंसेंसस को नाम दिया गया है वॉशिंगटन कंसेंसस। अब जब मार्केट मॉडल अच्छा है, दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए, जब ये कंसेंसस बनने लगा तो फिर 1995 में एक और आइडिया निकल करके सामने आया कि दुनिया के तमाम देशों को भी आपस में खूब ट्रेड करना चाहिए। द इंटायर वर्ल्ड शुड बी डेवलप्ड इनटू वन बिग इंटीग्रेटेड मार्केट। इससे क्या होगा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल हैपन अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में कोई सामान सस्ते दामों पे बन रहा है तो वो हम लोग अमेरिका में बेच पाएं, अमेरिका में कोई सस्ते दामों पे बन रहा है सामान तो भारत में आ जाए। तो पूरे दुनिया को एक मार्केट बना दिया जाए और पूरी दुनिया में मार्केट मॉडल को यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ये आइडिया भी बनने लगा। तो वॉशिंगटन कंसेंसस, उसके बाद टू टर्न एंटायर वर्ल्ड इनटू वन बिग मार्केट, ये आइडिया भी बनने लगा। अब पूरी दुनिया में फ्री एंड फेयर तरीके से ट्रेड हो, इसके लिए जरूरी था कि यूनिफॉर्म ट्रेड लॉज हो, ट्रेड रिलेटेड नियम जो दुनिया के सारे देश मोर और लेस एक समान इंप्लीमेंट करें। फ्री ट्रेड नहीं हो सकता अगर हमारा देश अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पे बहुत कम टैरिफ लगा रहा है, मान लीजिए 5%, और हमारे देश से जो सामान अमेरिका में जा रहा है उस पर अमेरिका बहुत सारा टैरिफ लगा रहा है 50%, तब तो फिर वन डायरेक्शनल ट्रेड होगा। फिर अमेरिका से सिर्फ हमारे देश में सामान आएगा, हमारे देश से सामान अमेरिका में जा नहीं पाएगा। तो फ्री ट्रेड के लिए जरूरी था यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स, और इन सब कारणों से फिर बनाई गई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग
यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स टू बी इम्पोज्ड वर्ल्ड वाइड अक्रॉस ऑल द इकोनॉमीज हु आर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑफ कोर्स, ताकि दुनिया भर में फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रमोट हो सके और पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड मार्केट में कन्वर्ट किया जा सके। डब्ल्यूटीओ के को 1995 में बनाया गया। 167 मेंबर्स हैं आज के टाइम में इसके। लगभग 98% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज आर मेंबर ऑफ इट। डब्ल्यूटीओ के अंदर दो मुख्य स्ट्रक्चर हैं। पहला है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जहां पे जो मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के वो मिलते हैं हर 2 साल में एक बार और महत्वपूर्ण ट्रेड रिलेटेड रूल्स डिस्कस करते हैं और उस पे फिर फाइनल डिसीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में फैसला कंसेंसस के बेसिस पे होता है, यानी कि हर मेंबर कंट्री जब अग्री करता है तभी जाकर के ट्रेड रिलेटेड रूल्स फाइनलाइज होते हैं। और फिर है एपिलेट बॉडी, दूसरा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डब्ल्यूटीओ इज एपिलेट बॉडी। मतलब एक बार जब ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स या रूल्स तैयार हो गए उसके बाद हर मेंबर कंट्री को उसके अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, अगेन इन फॉर्म ऑफ लोकल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स सीधे सीधे भारत में या किसी देश में अप्लाई नहीं होंगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए भारत अपने यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाएगा। तो इस तरीके से दुनिया के सारे देश अपने अपने यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक देश डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है अपने यहाँ, तो उस केस में दूसरा मेंबर कंट्री जो है वो कंप्लेन कर सकता है और उस केस में ये जो केस है वो जाता है डब्ल्यूटीओ के एपिलेट बॉडी में। तो एक तरीके से समझिए कि डब्ल्यूटीओ के दो स्ट्रक्चर हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एपिलेट बॉडी इसका लाइक जुडिशियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कानून बनता है ट्रेड रिलेटेड और यहाँ पे कानून को इन्फोर्स किया जाता है। अगर कोई कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ यहाँ कंप्लेन किया जा सकता है। थोड़ा सा यह भी समझते हैं कि यूनिफॉर्म ट्रेड लॉ बनाने से और दुनिया भर में ट्रेड को प्रमोट करने से कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा वर्ल्ड वाइड, उस आइडिया को भी समझते हैं। मतलब जिस बात पे डब्ल्यूटीओ को बनाया गया है, द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, हाउ डब्ल्यूटीओ ensuring uniform trade rules, free and fair trade across the world will help in ensuring best utilization of resources worldwide। तो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि भारत के अंदर दो क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, राइस एंड व्हीट, और चाइना के अंदर भी दो क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं, राइस एंड व्हीट। अब चाइना के अंदर राइस को ग्रो करने का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज पर केजी है, गिवन देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल फीचर। और व्हीट मान लीजिए उसका कॉस्ट है ₹10 पर केजी। वहीं भारत में राइस को ग्रो करने का कॉस्ट है ₹10 पर केजी और व्हीट को ग्रो करने का कॉस्ट है ₹20 पर केजी। तो शॉर्ट में कहें तो इंडिया कैन ग्रो राइस in efficient manner, cost effective manner, and China can grow wheat in more cost efficient manner। तो अब दोनों देशों को राइस और व्हीट चाहिए, बट आपको नहीं लगता कि अच्छा ये होता कि भारत सिर्फ और सिर्फ राइस ग्रो करता और चाइना सिर्फ और सिर्फ व्हीट ग्रो करता, और फिर चाइना व्हीट ग्रो करके भारत में एक्सपोर्ट कर देता और चाइना राइस जितना ग्रो कर रहा है उसका कुछ हिस्सा, भारत जो राइस ग्रो कर रहा है उसका कुछ हिस्सा चाइना में एक्सपोर्ट कर देता। तो मान लीजिए दोनों देशों को 50-50 किलोग्राम राइस और व्हीट की जरूरत है। भारत सिर्फ और सिर्फ राइस ग्रो करे 100 किलोग्राम, चाइना सिर्फ और सिर्फ व्हीट ग्रो करे 100 किलोग्राम, और चाइना अपना 50 किलोग्राम व्हीट भारत में एक्सपोर्ट कर दे और भारत अपना 50 किलोग्राम राइस चाइना में एक्सपोर्ट कर दे। तो इससे क्या है कि एफिशिएंट तरीके से, कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से हमने राइस और व्हीट को ग्रो कर लिया। बट ये तभी संभव है जब दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड करें, और फ्री ट्रेड के लिए जरूरी है कि दोनों देश एक यूनिफॉर्म ट्रेड लॉ को फॉलो करें जिसको कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही हो। इसी कारण से बनाया गया डब्ल्यूटीओ, ताकि दुनिया भर में यूनिफॉर्म ट्रेड लॉज हों, फ्री ट्रेड हो, ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड स्टैब्लिश हो पाए। डब्ल्यूटीओ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ मेनली जो रूल्स बनाता है, लॉ बनाता है डब्ल्यूटीओ, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टैरिफ रेट्स, कि एक देश से दूसरे देश में जब सामान बेचा जा रहा है तो ये देश बहुत ज़्यादा टैरिफ ना लगाए, क्योंकि टैरिफ लगाने से फिर क्या है कि ट्रेड फ्लो हिंडर होता है। साथ ही साथ सब्सिडी रिलेटेड नियम बनाता है डब्ल्यूटीओ कि कोई भी देश अपने लोकल प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सब्सिडी ना दे, उस केस में भी फिर ट्रेड हिंडर होता है। इसे मान लीजिए कि चाइना के अंदर व्हीट राइस ग्रो हो रहा है 20 रुपीज़ पर केजी, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से नहीं ग्रो हो रहा है, लेकिन चाइना की सरकार अपने राइस पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दे, 15 रुपये सब्सिडी देना शुरू कर दे पर केजी, तब तो फिर
टेक्निकली उसका जो राइस है वो 5 रुपए पर केजी हो जाएगा। उस केस में भारत का जो राइस है विच इज एफिशिएंट, वो भी चाइना के मार्केट में बिक नहीं पाएगा। तो ट्रेड प्रमोट करने के लिए डब्ल्यूटीओ मेनली टैरिफ रिलेटेड नियम बनाता है और सब्सिडी रिलेटेड नियम बनाता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स मेनली डब्ल्यूटीओ उस पर नियम बनाता है ताकि ट्रेड फ्लो होता रहे। अब डब्ल्यूटीओ बना तो दिया गया बड़े अच्छे मकसद से, पूरे दुनिया भर को एक बिग ग्लोबल मार्केट, इंटीग्रेटेड मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आज के टाइम में डब्ल्यूटीओ बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है चाइना और अमेरिका के बीच में टसल। देखिए 1995 में डब्ल्यूटीओ बना, चाइना को उसकी मेंबरशिप दिलाई गई 2001 में। चाइना को डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनवाने में यूएस का बड़ा रोल था। यूएस इंसेंटिवाइज्ड, कन्विंस चाइना टू बी पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। यूएस होप कर रहा था कि जब चाइना डब्ल्यूटीओ का हिस्सा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो जो स्टेट लेड इंटरवेंशन करता है, यानी कि सोशलिस्ट जो अप्रोच है चाइना का, स्टेट जो बहुत ज़्यादा सरकार वहाँ की सब्सिडी देती है या बहुत सारा टैरिफ लगाती है, ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और जो अमेरिका पूरी दुनिया भर को के इंटीग्रेटेड होने के कारण अमेरिकन प्रोडक्ट पूरे दुनिया भर में बिक रहे हैं, वो चाइना में भी बिक पाएंगे। लेकिन चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन तो किया, लेकिन उसके बावजूद भी डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं उनमें लूप होल्स ढूंढते हुए इट कंटिन्यू टू इंगेज इनटू स्टेट बेस्ड टैरिफ रेट्स एंड सब्सिडी, एंड चाइना यूज्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स। डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करके चाइना को पूरे दुनिया भर के ट्रेड मार्केट्स की एक्सेसिबिलिटी मिल गई। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ के नियमों में लूप होल्स फाइंड करके चाइना गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू गिव मोर सब्सिडी टू इट्स लोकल प्रोड्यूसर्स। और इस तरीके से चाइना को, जिस तरीके से अमेरिका ने सोचा था कि डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करने के बाद चाइना विल स्टार्ट फॉलोइंग कंप्लीटली मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, ऐसा हुआ नहीं। और चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करने से। और धीरे धीरे चाइना इमर्ज टू बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर चैलेंजिंग यूएस हेजेमनी। और यही कारण है कि आज के टाइम में एक तरीके से चाइना ने डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म्स का इतना बढ़िया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे उतना राइज हुआ उसकी इकोनॉमी का कि अब यूएस, जो एक वक्त डब्ल्यूटीओ को बनवाने में सबसे प्रोमिनेंट रोल जिसने प्ले किया था, वो अब डब्ल्यूटीओ के फंक्शनिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करने लगा है। आगे हम देखेंगे यहीं पे कि डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है या एपिलेट बॉडी, इसको फंक्शन ही नहीं करने दे रहा यूएस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड राइज ऑफ चाइना challenging dominance of US in global economy has now made US feel insecure, and that is why US is these days scuttling the process of WTO. That is the problem at WTO. China का rise और US का now approach to restrict WTO. दूसरा है इंटरनल वीकनेसेस ऑफ डब्ल्यूटीओ। देखिए डब्ल्यूटीओ को जब बनाया गया तो वहाँ ये तरीका रखा गया कि जो भी फैसले होंगे वो कंसेंसस बेसिस पे होंगे। अब कंसेंसस यानी कि दुनिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज जब तक वो अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून या रूल ट्रेड रिलेटेड फाइनलाइज नहीं होगा। दैट हैज मेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म वेरी वेरी स्लो। 30 साल से ज्यादा हो गए डब्ल्यूटीओ के बने हुए, लेकिन सिर्फ 2 ही मेजर एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे फाइनलाइज हुए हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस इज नाउ अलार्म्ड बाय इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, and US is seeing कि China is utilizing the WTO platform to its use, और इस कारण से now US has been playing an obstructive role in functioning of WTO। देखिए जैसे WTO में मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक लेजिस्लेटिव बॉडी जैसा है, वहाँ पे ट्रेड रिलेटेड कानून बनते हैं, और एपिलेट बॉडी जो है वो एडजुडिकेटरी बॉडी है, मतलब यहाँ पे फैसले होते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO फॉलो द WTO रूल्स। एपिलेट बॉडी। अब देखिए एपिलेट बॉडी के फंक्शन करने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए। मतलब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट हुआ ट्रेड रिलेटेड, हम कह रहे हैं कि चाइना तुम ये ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स नहीं मान रहे हो डब्ल्यूटीओ का। अब ये जो डिस्प्यूट है मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में, इट कैन बी रिजॉल्व आइदर थ्रू म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन, दोनों देश आपस में चर्चा करके रिजॉल्व कर ले, या तो फिर अगर म्यूचुअल अग्रीड सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है देन वी कैन गो टू डब्ल्यूटीओ एपिलेट बॉडी। उसमें क्या है, मतलब डब्ल्यूटीओ में हम लोग डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ में क्या है कि पहले डब्ल्यूटीओ का एक पैनल अपना फैसला सुनाएगा,
कि चाइना सही है या भारत सही है। अगर कोई भी देश, चाइना या भारत, उस पैनल के फैसले से खुश नहीं है तो फिर वो अपील कर सकता है डब्ल्यूटीओ के एपिलेट बॉडी में। डब्ल्यूटीओ के एपिलेट बॉडी में 7 मेंबर होते हैं जिनको 4 साल के टर्म के लिए चुना जाता है बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के, कलेक्टिवली सब लोग अपने अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। उसकी मदद से बनाया जाता है डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी चुनती है 7 लोगों को फॉर 4 ईयर टर्म हु आर पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ एपिलेट बॉडी। अब डब्ल्यूटीओ की एपिलेट बॉडी को फंक्शन करने के लिए कम से कम 3 मेंबर्स तो चाहिए। मिनिमम कोरम जो है वो 3 मेंबर्स का है। लेकिन 2019 से जब से उसके 7 में से सिर्फ 2 मेंबर रह गए, बाकी मेंबर्स रिटायर हो गए, तो नए मेंबर्स को अपॉइंट करना था बाय डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अमेरिका इस डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में बार बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पे फैसले तो कंसेंसस से होते हैं। तो अमेरिका बार बार वोट अगेंस्ट कर देता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मेंबर इन द डब्ल्यूटीओ एपिलेट बॉडी। तो आई होप यू आर गेटिंग द प्रोसेस कि कोई भी देश, 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो वो अपना म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन कर सकते हैं या डब्ल्यूटीओ में जा सकते हैं। डब्ल्यूटीओ में एक पैनल पहले फैसला सुनाएगा, उस पैनल के फैसले से खुश नहीं है तो एपिलेट बॉडी में जाए। एपिलेट बॉडी में 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन कोरम है 3 मेंबर का। करेंटली वहां पे सारे मेंबर्स रिटायर हो चुके हैं और नए मेंबर्स को अपॉइंट नहीं होने दे रहा है अमेरिका। और इस तरीके से अमेरिका इज क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में फैसले जो होते हैं कंसेंसस से होते हैं, तो कोई भी देश अगर अग्री नहीं करेगा तो फिर डब्ल्यूटीओ में फैसला नहीं हो पाता है। और इस कारण से डब्ल्यूटीओ की एपिलेट बॉडी जो है वो आज के टाइम में डिसफंक्शनल हो गई है। दैट इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि टू मच डेमोक्रेसी एंड टू लेस डेमोक्रेसी बोथ आर डेंजरस। जैसे यूएनएससी में देर इज टू लेस डेमोक्रेसी, ओनली 5 मेंबर्स कंट्रीज हैव गिवन वीटो पावर, एंड डब्ल्यूटीओ में देर इज टू मच डेमोक्रेसी। तो यूएनएससी में 5 मेंबर्स दे मिसयूज देयर वीटो पावर, और डब्ल्यूटीओ में एवरीवन हैज गॉट वीटो पावर सॉर्ट ऑफ, बिकॉज हियर डिसीजन इज टेकन विद कंसेंसस। दैट इज व्हाई द डिसीजन मेकिंग हैज बिकम वेरी वेरी स्लो। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे 2 ही मुख्य एग्रीमेंट फाइनलाइज हुए पिछले 30 सालों में। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हुआ था 2019 में, मुख्य एग्रीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे एग्रीमेंट्स हुए हैं। और फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट हुआ है 2025 में। तो देखिए, फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। डब्ल्यूटीओ की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो जेनेवा में हुई साल 2022 में, वहां पे फैसला किया गया एक नया एग्रीमेंट रिलेटेड टू ट्रेड वो अडॉप्ट किया गया, दैट वाज फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट। As per the fishery subsidies agreement, the governments were prohibited for giving subsidies linked with illegal, unreported and unregulated fishing. दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ के फिशरीज सेक्टर को खूब सारा सब्सिडी देते हैं, पैसा देते हैं, और फिर उस पैसे की मदद से जो फिशरी सेक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल वाटर में जाकर के अनसस्टेनेबल फिशिंग करते हैं। इसको कहा जाएगा इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। They are over extracting fisheries resources, that is why marine fishery resources यानी कि सी और ओशन के अंदर फिशरी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं एट ए फास्ट पेस। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को रिपोर्ट करने के लिए, ओवर एक्सट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फिर ये कानून लाया गया डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, जिसके मदद से हर देश अपने फिशरी सेक्टर को कितना सब्सिडी दे सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन लगाई गई। आज के टाइम में देखा जाए तो टॉप 3 कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू फिशरी सब्सिडीज वो हैं जापान, चाइना एंड यूएस। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। तो ये जो फिशरीज रिलेटेड सब्सिडी का एग्रीमेंट था, इसको डब्ल्यूटीओ ने फाइनलाइज कर दिया। इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था साल 2022 में 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, एंड लास्ट ईयर 2025 में ऑन 15 सितंबर इट केम इनटू फोर्स। अब करंट न्यूज ये है कि इंडिया हैज नाउ आल्सो साइंड दिस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी। सो नाउ इंडिया इज ऑफिशियली आल्सो मेंबर ऑफ दिस एग्रीमेंट। ध्यान रहे, ये एग्रीमेंट जो है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी, इट कवर्स ओनली मरीन फिशिंग, नॉट इनलैंड या एक्वाकल्चर फिशिंग। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है।
Examine the objectives behind establishment of WTO and why WTO is facing crisis of relevance today. WTO में क्या क्या समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है. Next topic is also with respect to WTO only. 8th Trade Policy Review of India. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, आपको तो मैंने बताया WTO के बारे में कि WTO मोटे मोटे ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स फाइनलाइज करता है और फिर उसको अपने अपने देशों में इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अलग अलग देशों के सरकारों की होती है. अपने अपने यहाँ पर नेशनल लॉज के थ्रू उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं जो उन्होंने एग्री किया था WTO प्लेटफॉर्म पे. अब कुछ कुछ दिनों पे, कुछ कुछ सालों पे बेसिकली WTO अलग अलग देश की जो वहाँ के नेशनल लॉज हैं उसका रिव्यू करता है कि वेदर दिस लॉ इज इन लाइन विथ WTO's नॉर्म्स और नॉट. इसी प्रोसेस को कहा गया है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म. ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म इज done by WTO. It is a WTO mechanism that reviews trade policies and practices of member country. Periodically होता है. इसका मेन मकसद है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना कि मेंबर कंट्रीज WTO के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. अदरवाइज बोल रहे हैं कि हाँ हम आपके सारे नियम मान रहे हैं और अपने यहाँ पे लोकल लॉज उस हिसाब से बनाए ही नहीं, तो अब तो काम नहीं चलेगा ना. तो ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू होती है टू इनकरेज अधेरेंस टू WTO रूल्स. इसमें WTO जो है वो देखता है कि ट्रेड रिलेटेड विथ गुड्स, सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लोकल या नेशनल लॉज हैं वो WTO के नॉर्म्स के हिसाब से हैं या नहीं. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यूज, कितना टाइम पीरियड पे रिव्यू होता है उसको भी समझिए. तो जो 4 सबसे बड़े ट्रेडर कंट्रीज हैं या ब्लॉक्स हैं, यूरोपियन यूनियन, US, चाइना एंड जापान, इनका रिव्यू हर 3 साल पे होता है. उसके बाद के जो 16 बड़ी इकोनॉमीज हैं एज फार एज देयर शेयर इन ग्लोबल ट्रेड इज कंसर्न, उनका रिव्यू हर 5 साल पे होता है. इसी में भारत भी आता है. और बाकी के जो WTO मेंबर कंट्रीज हैं उनका रिव्यू, उनका ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स का रिव्यू हर 7 साल पे होता है. और जो बहुत छोटे इकोनॉमीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उनका रिव्यू 7 साल से भी ज़्यादा समय पे होता है, 9-10 साल पे होता है. भारत का अगर हम मर्चेंटाइज ट्रेड में बात करें, यानी कि गुड्स में ट्रेड में बात करें, तो भारत एक्सपोर्ट करने में उसकी रैंकिंग जो है वो 19th नंबर पे है. तो रिसेंटली वी हैव स्लिप्ड बिलो इवन वियतनाम आज पर WTO रिपोर्ट. तो हर 5 साल पे रिव्यू होता है भारत की ट्रेड पॉलिसी का. भारत का ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू अभी होने वाला है, दैट इज द न्यूज. 8th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इज शेड्यूल्ड from 21st to 23rd July. 7th Trade Policy Review of India was held in 2021. टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. हो सकता है अगले साल प्रीलिम्स के एग्जाम में फीफा से रिलेटेड प्रश्न आ जाए. चांसेस तो अब कम है क्योंकि अगले साल तक कई नई सारी चीजें आ जाएंगी, बट फिर भी जो फीफा अभी कंक्लूड हुआ है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. स्पेन ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराया, ये तो आप जानते हैं. फाइनल मैच वाज प्लेड इन न्यू जर्सी, US. और इसके साथ ही स्पेन ने अपना दूसरा फीफा टाइटल जीत लिया. पहला उसने जीता था साल 2010 में. अवार्ड्स की बात करें जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है, तो स्पेन के कैप्टन रॉड्री को मिला गोल्डन बॉल, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक तरीके से कह सकते हैं. फ्रांस के कैप्टन खिलाड़ी केलियन एम्बापे को मिला गोल्डन बूट फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स. एंड स्पेन के गोलकीपर यूनाई सिमोन को मिला गोल्डन ग्लव, बेस्ट गोलकीपर अवार्ड कह सकते हैं. पाउ क्यूबार्सी ऑफ स्पेन हैज गॉट फीफा बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड. ऐसा पहली बार हुआ फीफा की हिस्ट्री में कि 3 देशों ने मिल करके फीफा को होस्ट किया, फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया. कनाडा, मैक्सिको एंड US ने. भारत की अगर बात करें तो भारत सिर्फ एक ही बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, वो है 1950 में जब ब्राजील में होने वाला था फीफा वर्ल्ड कप, बट अल्टीमेटली इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस क्वेश्चन में तीसरा स्टेटमेंट गलत है. स्काई रूट ने विक्रम 1 बनाया है, लिक्विड फ्यूल ऑफ GSLV ऐसा कुछ नहीं बनाया. यहाँ चारों करेक्टली मैच्ड हैं. भारत ने DCC साइन किया UK के साथ. इंडिया UK सीटा में पहला स्टेटमेंट गलत है. CBAM इज नॉट कवर्ड अंडर सीटा. और अमृत भारत स्टेशन स्कीम से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है. Tier 2 Tier 3 टाउन के भी रेलवे स्टेशन को इसमें कवर किया जाएगा. नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इज कवर्ड बाय इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.